अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है आपका क्वेश्चन जो है, व्हेन ए बैंकिंग कंपनी इज प्लेस्ड अंडर मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द आरबीआई मस्ट प्रिपेयर ए स्कीम। यानी कि आरबीआई द्वारा एक स्पेशल सेक्शन के हिसाब से स्कीम जो बनाई गई है वह किन के लिए बनाई गई है, सेक्शन 45 से। तो यह सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए कुछ रेडी करना पड़ता है और सेक्शन को याद करना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन के माध्यम से ही आप याद कर लेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जहाँ पर लिखा होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और अलगमिनेशन विथ अदर बैंक। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न को हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम यहाँ पे लिमिटेड है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। बात कर रहे हैं हम बेसल और शिफ्ट की बात है, यहाँ पे नेफ्ट की बात है। मतलब कि बेसल 1 कब आया था, बेसल 2 कब आया था, और शिफ्ट और नेफ्ट कब आया था। निफ्ट का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी प्रश्न को हम देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो पहला जो शिफ्ट है, शिफ्ट का जो आंसर होगा वह होगा 1988, यानी शिफ्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आया था 1988 में। नेफ्ट जो है, नेफ्ट यह आया था आपके 1973 में, 1973 आपको यहाँ पे मिलेगा। वहीं बेसल नॉर्म्स जो पहली बार जो आया था वो आया था कब, 1986 में, 1986 नहीं 96। और बेसल सेकेंड जो आया था वो 2004 में आया था। इस तरह से ऑप्शन जो आपका सही होगा बी होगा। अब आगे हम 2014 में जून के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इस पे लिखा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। बैंक रेट पॉलिसी और क्रेडिट रेशनिंग वेरिएबल रिजर्व रेशियो सिस्टम ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले बैंक पॉलिसी रेट जो होता है उसको हम जान लेते हैं कि वह किसके साथ मैच होगा, क्योंकि यह प्रश्न अगर आप इसमें से 2 या 3 को जानते हैं उससे भी बना सकते हैं। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में अगर एक भी आपको आ रहा है उसके माध्यम से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी जाया जा सकता है क्वेश्चन की ओर। तो बैंक रेट पॉलिसी जो होता है वह होता है आपका इन्वॉल्विंग द अल्टरनेशन ऑफ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का बात आ गया वहाँ पे, अब बैंक को जोड़ लीजिए इसके साथ यहाँ पे, यानी ए का सी 3, तो 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्रेडिट रेशनिंग का बात आ गया, तो यह क्वांटिटिव का बात आ गया, क्वांटिटिव मेथड में आ गया, जो क्रेडिट कंट्रोल में आता है उसमें आ गया। तो दूसरा का एक यानी इन्वॉल्विंग करेंसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्टिंग इन्वॉल्विंग, यहाँ इसको मिला लीजिए। वेरिएबल रिजर्व सिस्टम को मिला लीजिए आप, तीसरा को 4 से मिला लीजिए। वेरिएशन ऑफ मिनिमम रिजर्व ओपन मार्केट ऑपरेशन को आप यहाँ पे परचेज और सेल सिक्योरिटी ओपन मार्केट से मिला सकते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एफडीआई, यानी कि एफडीआई पॉलिसी जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 के अनुसार एफडीआई बैंक के लिए क्या लिमिटेड रखा गया था। तो 20% नेशनलाइज बैंक के लिए रखा गया था और 74% आपका प्राइवेट बैंक के लिए रखा गया था, जो कि आपको ऑप्शन एक में ही सही देखने को मिल रहा है। वहीं अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन 2013 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल। यानी कि अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक खोलना चाहते हैं, तो आपको कैपिटल चाहिए। कितना मिनिमम कैपिटल आपके पास होना चाहिए। तो आपका जो कैपिटल होगा यहाँ पे, यह पूरा का पूरा 500 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। वहीं अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 करोड़ चाहिए। अगर स्मॉल प्राइवेट बैंक के लिए जा रहे हैं तो 200 करोड़ चाहिए। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन लो ड्यू,
यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में लो क्यों है, इसके कारण हमें बताने हैं। तो कारण इसका हो सकता है ओवर कैसन ओवर कैसन अप्रोच टू लैंडिंग, यानी कि जो हम कहीं ना कहीं ब्याज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं और अप्रोच से बाहर जा रहा है। रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी है उसमें कुछ इधर उधर है, तो रिजर्व बैंक की पॉलिसी जो भी होगी वो सुटेबल ढंग से बनाई जाती है। इसमें पब्लिक सेक्टर आपका बैंक जो है लो ड्यू नहीं होगा, इसको काट दीजिए। हाई ओवरहेड कॉस्ट, हाँ ये हो सकता है कि आपका ओवरहेड कॉस्ट के चलते हो सकता है। पब्लिक के लिए जो सोशल सेक्टर लैंडिंग जो है यह भी आपका हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक में लो होने के कारण। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब कमिटी है जो कि आप इस यूनिट को पढ़ेंगे, इसमें कमिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। कमिटी को जानना और उसके बारे में कौन सी कमिटी से कौन सी चीज़ निकल के बाहर आई थी इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात हो रहा है नरसिम्हन कमेटी की, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है। तो नरसिम्हन कमेटी जो थी वो फ्रॉड और बैंक में जो भी मिस प्रैक्टिसेस हो रहा था, जो भी प्रैक्टिसेस हो रहा था उसको सुधार करने के लिए लेके ये आए थे। ऐसे और भी बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ मिलाते हैं। वहीं सेठी कमेटी जो था, सेठी कमेटी जो था वो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से था, मतलब जो भी सिक्योरिटी है, ऑपरेशन है बैंक का, उससे रिलेटेड जो था वो आपका था, किससे था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी ऑपरेशन बैंकिंग लेके आपका सेठी कमेटी से था। घोष कमेटी, देखिए ये भी काफ़ी फेमस कमेटी रहा है। घोष कमेटी यह इंडिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको लेके था, तो इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए। ओकरा बाद है जन, क्या है, जनकर्मन कमेटी था, जनकर्मन, हाँ जनकर्मन कमेटी जो था वो आपका एग्रीमेंट से रिलेटेड है। कस्टोडियम का जो एग्रीमेंट होता है, लैंडिंग अंडर द कस्टोडियम एग्रीमेंट होता है, उससे रिलेटेड था। तो इसको आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट विद इन द सुपरवाइजरी प्रीव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो सुपरवाइजरी ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर नहीं आता है। तो वो आपका म्यूचुअल फंड है जो कि सेबी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, SEBI, सेबी के अंतर्गत आता है। which one of the following institution is promoted by IFCI, IFCI के तहत आता है, इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो इसको देख लीजिए। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एंड रिसर्च लिमिटेड। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, CDB। तो यहाँ पे IFC जो था एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि हो गया, या इसके लिए काम करता था। जो भी NBFC जो आज के डेट में काफ़ी फेमस हुए हैं उनके लिए भी यह पहले काम करता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2000 याद रहे, हम लोग 2014 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। अब आगे चलिए, आगे हम प्रश्न पे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट आर रिस्ट्रक्टेड टू बाय द RBI ए टूल, यानी कि जो रेपो हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए RBI कौन सा टूल यूज करता है, किस लिए करता है, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए RBI करता है। अब यहाँ पे आपको डेट याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। जितने भी डेट है आप इस पूरे प्रश्न पत्र में आप देखेंगे 2012 से 14 तक जो भी है उसको आप नोट कर लेंगे। जो भी डेट है होंगे उसको एक नोट करके आप एक दो बार उसको देख के एग्जाम में जाएंगे। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, IDA, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हमको पता नहीं है, इसको छोड़ते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, यानी कि एक्सचेंज बैंक कंट्रोल एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। वहीं फॉरेन
एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए दो चीज़ इसमें से हमको पता है, एक फेमा जिसको यहाँ पे दिया गया है, और फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। फॉरेन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज फेमा फेमा एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। तो हम डी को 2 से मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी डी है से 2 है, और सी को 4 से मिलाएंगे, तो यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे आपको फंसा दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल को मिलाने होंगे, तभी जाके आपका प्रश्न सही होगा। तो IDRA यानी यह जो एक्ट आया था, वह एक्ट जो आया था आपको 1951 में, 1951 देखने को मिल रहा, हाँ 1951 यहाँ पे है। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय यह आया था। अगर आप मिलाएंगे ऑप्शन को तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए फिर ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, RBI नेशनलाइज कब हुआ? अब देखिए RBI नेशनलाइज कब हुआ, इसके बारे में प्रश्न है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप काफ़ी बार देख चुके हैं, यह पहले ही आया हुआ था। तो यह 1949 में हमारा RBI आया था, आया नहीं था, नेशनलाइज हुआ था। इम्पीरियल बैंक ऑफ नेशनलाइज, इम्पीरियल बैंक कब नेशनलाइज हुआ था? IDBI 1964 में आया था, ये हमको पहले पता है, तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे। और 14 जो कमर्शियल बैंक था वह कब नेशनलाइज हुआ था? तो यह 1969 में हुआ था। फिर इम्पीरियल बैंक नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। अब लिख रहे हैं यहाँ पे, अब SBI हो गया है, अब SBI हो गया है। एज पर द RBI एक्ट 1934 द फॉलोइंग फंक्शन आर डिस्क्राइब एज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी कि RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक के रूप में RBI काम करती है। तो जितनी भी भारत में बैंकिंग से रिलेटेड काम है वो RBI देखती है। तो पहला बैंकिंग फंक्शन वही देखती है। उसके बाद एडवाइजरी का काम ये नहीं करती है, ये सरकार के लिए एडवाइजरी काम करती है, पब्लिक के लिए नहीं। तो सुपरवाइजरी फंक्शन के लिए और प्रमोशनल फंक्शन के लिए यह काम करती है। तो आपका यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉल मनी का बात किया गया है, यानी कि कॉल मनी जो होता है आपका वह क्या होता है? तो कॉल मनी जो होता है मात्र एक दिन या एक रात के लिए जो दिया जाता है, ओवरनाइट एक रात के लिए जो मनी दिया गया है, बोरो किया गया है, उसको फिर एक रात के बाद लौटा दिया जाता है। तो ये होता है कॉल मनी। उसके बाद है द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी कि रीजनल रूरल बैंक किस रेगुलेटरी के लिए काम करता है? तो नाबार्ड काम के लिए काम करता है। नाबार्ड जो है ये आपको RRB के लिए काम करेगा, इसी का रूल रेगुलेशन वहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे बेसल 1 फ्रेमवर्क के बारे में और टायर 2 कैपिटल के बारे में बात किया गया है। तो इसको प्रश्न में आप देख लीजिए, बेसल कमिटी से रिलेटेड यह है, बेसल कमिटी के फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, जो कि आपको यहाँ पे कहा गया है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे BCS वाज एस्टेब्लिश 19, ना ये गलत है, पहला 19 बैंक कमर्शियल के बैंक के साथ में नहीं हुआ था। हम्म, हम्म, यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको बेसल 1 फ्रेमवर्क एलिमेंट और टायर 2, यानी कि बेसल कमिटी जो था उसके फ्रेमवर्क 1 में एलिमेंट जो Tier 1 कैपिटल इंक्लूड किया गया था उसके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे परपुचुअल जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर था उसके बारे में बात की गई थी, और इनोवेटिव जो नया परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आएंगे उनके बारे में बात की गई थी। यानी कि आपका जो ऑप्शन इस आप देखेंगे तो तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा सही होगा। तीसरा और चौथा आप देखिए कहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से आपका ही सही हो जाएगा। उसके बाद आता है BCS यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन।
नेशनल बैंकिंग कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी के लिए काम करता है। एस्टेब्लिश ऑन 19 नेशनलाइज बैंक कमर्शियल नहीं, एस्टेब्लिश इन 1996 भी गलत हो जाएगा। इट्स प्रोवाइड, देखिए बीसीएस आया था 1996 नहीं 88 में आया था। इस प्रोवाइड फ्रॉम द फॉरेन रेगुलेटर कॉर्पोरेशन ऑफ सुपरवाइजरी मैटर। आप यहाँ पे सीधे सुपरवाइजरी मैटर को देख के सही कर सकते थे यहाँ पे, तो इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा। अंडर द कॉर्पोरेशन बैंक स्ट्रक्चर अपेक्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि कॉर्पोरेशन बैंक के स्ट्रक्चर के रूप में जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है। तो खासकर जो भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं वह होते हैं आपके नेशनल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं। तो उसमें से जो स्टेट लेवल पे जो होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करते हैं। ऐसे वाला रेशियो ऑफ बैंक, हम पहले ही बोले थे कि स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वह बैंक के लिए काम करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप लिखा होगा कमर्शियल बैंक में जो क्रेडिट देखिए इसमें क्रेडिट कहाँ है, इसमें भी नहीं है क्रेडिट, इसमें भी नहीं, देखिए मिल गया यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे इसको मिलाइए और सही कीजिए। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, यानी मेंटेन करने रहता है अपना जो। अब आ गए हम यहाँ पे 2015 में, 2015 में आ गए तो जून का प्रश्न है, बता रहा है कि 1992 द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वर द इंट्रोड्यूस एज पर, यानी कि 1992 में जो रिफॉर्म्स लाया गया था वो किन के द्वारा लाया गया था, किस कमेटी के द्वारा लाया गया था। तो एम नरसिम्हन जो कमेटी था उन्हीं के रिपोर्ट पर यह लाया गया था। नाबार्ड के बारे में पूछा गया है कि नाबार्ड के बारे में बताइए। एक्सटेंडिंग रूरल बैंकिंग एग्रो फाइनेंस द नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड में जो रूरल फाइनेंस एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे रीफाइनेंस जो होता है वो रूरल फाइनेंस के लिए किया जाता है। रूरल फाइनेंस यहाँ पे आपको देखिए, इसको सही कीजिए, आगे बढ़िए। द आरबीआई ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट कॉल्ड, यानी कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसके चार्ज जो करता है वो कौन से रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो रेपो रेट। अगर आरबीआई दिया तो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है तो यह रिवर्स रेपो रेट हो जाता है आपका। ई बैंकिंग बिजनेस इज एसेंशियली रेगुलेटेड बाई द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अंडर द व्हिच पर्सनल सिग्नेचर रिप्लेस्ड बाई। तो यहाँ पे 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया तो सिग्नेचर को चेंज करके डिजिटल सिग्नेचर के रूप में ये आ गया। इसी तरह आगे हम देखेंगे, इन ऑर्डर द कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन द मनी मार्केट, यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें से आरबीआई के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा कौन से वर्क किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में किया जा रहा है, इसको बताना है। तो आरबीआई के द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वह किया जा रहा है गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पर, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पर। तो आपको यहाँ पर दो जगह गवर्नमेंट की डायरेक्टिव देखने को मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से करना है बस। एटीएम कार्ड डेबिट, एटीएम कार्ड डेबिट टू 30 दिन से ज़्यादा, माइक्रो फाइनेंस, स्टेट लेवल फाइनेंस के बारे में बात किया गया है। तो डेबिट कार्ड जो है आपका, इसको मैच करना है सेकेंड लिस्ट से। तो डेबिट कार्ड हमेशा आप याद रखेंगे कि एक ऐसा नाम है सोहन सेपवार्ड करके, जोहन सेपहार्ड ब्राउन, इन्हीं के द्वारा डेबिट कार्ड लेके आया गया था, यूज किया गया था। यहाँ पे देखिए। और माइक्रो फाइनेंस जो है, माइक्रो फाइनेंस जो छोटा लेवल पे काम करता है वो हो जाएगा आपका चौथा। यानी देखिए रूरल फाइनेंस में जो काम करता है नाबार्ड में लेके चलिए, यहाँ पे आकर स्टेट लेवल पे फाइनेंस के रूप में काम करता है तो एक स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया।
30 दिन के अंदर में पैसा को ड्यू रहता है, तो ANPA के बारे में हो गया। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा बी, आप मैच करेंगे आराम से तो मिल जाएगा वहीं। रीजनिंग कह रहा है कि ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द central banking policy and for holding the condition of liquidity within the bound of what are the monetary authority consider desirable। अब यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में एसेंशियल कंडीशन जो होते हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो पहला ऑप्शन जो पहला रीजनिंग भी सही है और इसका असर्शन भी सही है। तो यहाँ पे रीजनिंग असर्शन की बात नहीं, रीजनिंग देके छोड़ दिया है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन भी है। द ऑपरेशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाई, यानी बैंकों का जो रेगुलेशन होता है वह और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेटेड करने का काम जो किया जाता है और RBI एक्ट 1934 के लिए के, और ये तीनों हो जाएगा आपका। अभी फिलहाल तीनों चल रहा है, IT 2000 रेगुलेशन हुई है और दोनों चल रहा है, ये तीनों हो जाएगा आपका। आइए सेबी के बारे में बात करते हैं। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच कराना है। सेबी क्या करता है कि सेबी आपका जो भी म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, सबके ऊपर निगरानी बनाने का काम करता है। तो रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट यह एक तरह से बहुत अच्छे से काम करता है, तो रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट मिलेंगे। RBI क्या करता है? RBI ये आपका बैंकों के लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक के लिए, देश में पूरा उसी के संदर्भ में काम करता है बैंक के लिए। तो ट्रेजरी भी जो होता है सरकारी होता है, इसको लाके यहाँ मिला दीजिए। और एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनी, एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनी के लिए जो काम करता है वह होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और OTCI इसको एक बार आप देख लीजिएगा, यह बचा हुआ है, इसमें मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिकतर बी आ रहा है। टेकिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन सिंगल आउट बैंक, banks act immediately when they mobilize saving from surplus inputs to shortage unit in order to finance productivity। यहाँ पे सेविंग की बात की जा रही है और इंटरमीडिएटरी की बात की जा रही है जो फाइनेंस प्रोडक्टिव एक्टिविटी में सम्मिलित हैं। तो इसमें से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें चुनने हैं, तो कौन सा होगा? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। आगे बढ़िए। स्कीमिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है क्रेडिट कार्ड का, फ्रॉडर उसे स्कीम कर लेते हैं, जो ऑप्शन ए में आपको सही देखने को मिल जाएगा। वहीं अंडर राइटिंग और ट्रांसफ़र फंड, ओवरड्राफ्ट, रिकरिंग फंड को हमको क्या करना है? मिलान करना है। तो कुछ क्वेश्चन पहले ही आया था। रिकरिंग फंड हमारा क्या होता है? जो भी हम बैंक में पैसा जमा किए रहते हैं वहाँ से कुछ डिपॉजिट होता है, उसको निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है तो इसको मिलाएंगे हम, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट तरीके से दिया है, तो इसको हम मिला देंगे किससे? रिकरिंग फंड डिपॉजिट से ही हम पकड़ेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन, हम लग रहा था प्राइमरी फंक्शन होगा, लेकिन एक बार इसको सोचना पड़ा कंफर्म करने के लिए। ओवर जो ड्राफ्ट होता है आपका, ओवर जो ड्राफ्ट होता है वो क्या करता है? एक तरह के एडवांस लोन ग्रांट करता है। दूसरा हो गया अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग जो होता है यह आपके एजेंसी फंक्शन के रूप में काम करता है, इसको यहाँ लेके चलाइए। ट्रांसफ़र ऑफ फंड, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ फंड करते हैं तो यह फंक्शन से रिलेटेड है, और वो भी किस तरह का फंक्शन? यूटिलिटी फंक्शन से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। लगातार कुछ क्वेश्चन से बी ही सही हो रहे हैं ऑप्शन में। रिजर्व बैंक के बारे में बात किया गया है कि इसमें से कौन सा इसका सब्सिडरी नहीं है। सब्सिडरी रिजर्व बैंक आप पढ़िएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा सब्सिडरी कौन है।
द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि नोट कर रहा है, जबकि यह होता है यहाँ पे ना इधर ना ही 1 ना ही 2 लेके चल सकते हैं। नोट कर रहा है कि नहीं है, यानी है, ये दोनों हो सकते हैं। आगे अब आगे चलते हैं। इसमें एक्ट के बारे में दिया गया है, इसको लिखा हुआ है कि नेशनलाइज बैंक नेशनलाइज कब कब हुआ था, प्लेस इन इंडिया, डिफरेंट फेजेज में, उन फेजेज को हम लोग को बताने हैं। तो पहला फेज जो था 1955 का था, यहाँ पे आपको देख लीजिए, पहला फेज 1955 को था। वहीं दूसरा फेज जो था 1969 का था, और तीसरा फेज था 1900 इसका 49। तो देखिएगा आरबीआई का चाहे इंपीरियल बैंक एसबीआई आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा, और 14 वो जो कमर्शियल बैंक हुआ था वहाँ पे मिल जाएगा, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको 1949। तो इस तरह से हमारा दोनों तीनों ये सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो गया जाएगा बी। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट यह इंटरनेशनल जो बॉर्डर होता है उस पर पैसा ट्रांसफ़र करने का एक नेटवर्क होता है, जिसको हम खूब आसानी से बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इस तरह से आगे बढ़िए। सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ मैंडेटरी कंट्रोल एडॉप्टेड बाय आरबीआई फ्रॉम फ्लोइंग, यानी कि कौन सा टेक्निक है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी कंट्रोल करने का। तो पहले भी हम बात किए थे CRR, SLR, और बैंक रेट भी होना चाहिए, बैंक रेट भी होगा। बस यही तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डेवलपमेंट बैंकिंग, यानी इनमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता है। तो आप यहाँ देखेंगे IDBI हुआ, चाहे IFCA हुआ, चाहे ICICI हुआ, तो यह सभी डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करते हैं। जबकि एग्जिम बैंक जो है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, EXPORT के लिए काम करता है। आ गए हम 2016 में, प्रश्न को सॉल्व करते करते हम 16 में आ गए। चले थे कहाँ से, 2012 से, अब आ गए 16 की, यानी हम लोगों ने 4 सालों का प्रश्न पत्र कर लिया। अभी आगे और 8 सालों का बाकी है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति चल रहा है। इसमें कहाँ गया, हम यहाँ पे OBS हमारा रिकॉर्ड कर रहा है। अभी तक हमने 28 मिनट और 1 घंटा 28 मिनट कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितने टाइम तक यह वीडियो हमारा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। चलिए 2016 का प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 2016 का प्रश्न कह रहा है पहला, बैंक ग्लोबली आर फेसिंग मोर चैलेंजेस नाउ एंड माइक्रो स्टैंडेबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। Putting the regulation in place is only one part and their implementation is equally important for achieving growth and sustainability। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों का दोनों सही है। इसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से समझ लेंगे, समझाने वाला कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। बैंकिंग ऑन टेलीफोन सर्विस इंक्लूड, यानी कि बैंकिंग में टेलीफोन सर्विस का यूज जो होता है उसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला ऑटोमेटिक बैलेंस, आप देख सकते हैं, सही बात है। इंक्वायरी कर सकते हैं आप पूरे जितना भी डिपॉजिट आपके अकाउंट में हुए हैं उसके, और डायरेक्ट कैश नहीं खा सकते हैं, तो इसको आप कट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैश आप नहीं निकाल सकते हैं। बिल जो होता है, बिल वो आप यहाँ आपको मिल सकता है, और वॉइस आउट लास्ट 5 ट्रांजैक्शन भी हमें 5 मिल सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन जो सही होगा, यानी यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए
लिखा हुआ है कि व्हिच ऑन द फॉलोइंग बैंक करेंटली रैंक नंबर 1 इन इंडिया टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में सबसे नंबर 1 पे कौन सा बैंक है? तो अभी आप सभी को जानते हैं कि एसबीआई स्टेट बैंक है, वो हर जगह हर मोड़ पे आपको दिखेगा। सबसे ज़्यादा आपको इसी के पास में कैपिटल है फिलहाल। अब बात कर लेते हैं कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैचिंग का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए के में बताया गया है कि इंटर बैंक कॉल मार्केट। तो इंटर बैंक कॉल मार्केट हम लोगों ने समझा था बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आज लिए कल दे देना होता है। तो यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना होता है, तो शॉर्ट टर्म में हो गया बहुत जल्दी देना। कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल जो आपका होता है या मनी मार्केट का पार्ट होता है, यहाँ पे ला दीजिए कमर्शियल बिल। हाँ, और कमर्शियल पेपर मार्केट, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। पेपर मार्केट का बात किया गया है, तो पेपर मार्केट का बात किया गया था, यह प्रोमिसरी नोट हो जाएगा जो पेपर आ गया। और ट्रेजरी बिल तो हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट का ही पेपर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए पिलर 1, पिलर 2 और पिलर 3 के बाद में करते हैं बेसल 3 में। बेसल 1, 2 और 3 जो होता है उसमें से 3 नंबर बेसल के बारे में पिलर 1 में क्या दिया गया है, पिलर 2 में क्या दिया गया है, पिलर 3 में क्या दिया गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और समझा भी देते हैं। तो देखिए पिलर 1 में जो है आपका मिनिमम कितना आपको एसेट का वेटेड रखना है, इसके बारे में बात किया गया है। तो पहला यहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे इसको लाइन कर दे। रिक्वायरमेंट जो होता है कम से कम RWA यानी रिस्क वेटेड एसेट आपको कम से कम कितना रखना है, ये पिलर 1 में बताया गया है बेसल 3 के पिलर 1 में। वहीं पिलर 2 में आपको बताया गया है कि सुपरविजन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो आपको बताया गया है पिलर 2 में। वहीं पिलर 3 में जो बताया गया है मार्केट डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। इस तरह से अगर आप ऑप्शन को मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन होगा डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट के कौन कौन से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट के जो आपका इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा यह हो जाएगा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल मनी मार्केट और कमर्शियल बिल मनी मार्केट, शॉर्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजरी। इसमें शॉर्ट टर्म लोन थोड़ा हम कंफ्यूज करता है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को होल्ड करके रखते हैं, इसके लिए हम अलग से आपको बता दें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है बैंकिंग इंडिया के रिगार्ड में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन में दिया गया है फॉर मेनी ईयर्स प्रेसिडेंसी बैंक हैड एक्टेड एंड क्वाजी सेंट्रल बैंक, एकदम सही है। इससे पहले कोई बैंक था ही नहीं, तो यही सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज लिक्विडेटेड ड्यूरिंग 1829 से 32। तो इस तरह की चीज़ें देखने को उस समय मिला था हमारे कॉपी में, बल्कि किताबों में बताया गया है, तो ये भी हो सकता है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज ए अनसक्सेसफुल बैंक वाज डिसॉल्व 1791। बैंक ऑफ कोलकाता वाज रीनेम बैंक ऑफ बैक, यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए Which combination of the following method indicate quantitative method of control credit creation practices by Reserve Bank of India? बार बार यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। तो पहला आपको यहाँ पे बैंक रेट देखने को मिला ही था पहले, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरा क्या था, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। क्रेडिट रेशनिंग आपका नहीं होगा, ABC सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न बोल रहा है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज स्टार्टेड एज स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर द रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉलेंट्री रिटायर्ड वर्कर्स ऑफ द नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट वर्कर का जो भी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन से
और वो रीसेटलमेंट जो स्कीम आया था स्पेशल रीफाइनेंस से, वह कौन से बैंक से किया गया था? तो ये आईडीबीआई 1964 में जो आया था इसके द्वारा किया गया था। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज ए होली ओन्ड आरबीआई। अच्छा, सीडबी हैज टेकन द ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड मैनेज बाई आईडीबीआई। यानी कि देखिए सीडबी जो है वो ये आपका आईडीबीआई का है, इसमें आरबीआई को नहीं लाइए सब्सिडरी के रूप में, इसको काट दीजिए। सीडबी है टेकन, बात कर रहा है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, ये सही है। तो देखिए दूसरा जहाँ पे सही हो, बस ओनली दूसरा सही है, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़िए। रिलेशनल रिलेशनशिप बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इंडोजेनियस बैंक और डेवलपमेंट बैंकिंग, मैचिंग का क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। तो रिलेशनशिप बैंकिंग जो होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भी आप रिलेशन विथ कस्टमर के साथ में क्रेडिट मेंटेन करने के लिए और उनको इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो काम करता है वह करता है रिलेशनशिप बैंक। तो आप इस तरह का वर्ड कहीं मिल रहा है इंगेज द, यहाँ पे मेंटेन इनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आप वर्ड से भी मिला सकते थे यहाँ पे। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का चौथा। अरे हमारा आंसर तो यहीं पे मिल गया, लेकिन 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 हमको पढ़ना है और सब। मर्चेंट बैंकिंग का काम क्या होता है? तो मर्चेंट बैंकिंग जो होता है वह बिजनेस इशू जो होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। और उसमें मैनेज जो मर्चेंट बैंकिंग जो होता है बिजनेस इशू को मैनेज करने का काम करता है और मैनेजमेंट को संभालने का काम करता है। तो मर्चेंट बैंक को यहाँ पे आप ला सकते हैं, यहाँ पे। हम न न न न न न जे सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये वाला हो जाएगा सही, क्योंकि तीसरा है और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडोजेनियस बैंक। इंडोजेनियस बैंक क्या काम करता है? इंडोजेनियस बैंक जो हमारा होता है यह हुंडी जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है और जमा करता है, तो इसको लेके हुंडी याद रखिएगा। डेवलपमेंट बैंकिंग जो होता है वह डेवलपमेंट के काम करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काम करता है, इंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के काम करता है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। IFC Act was amendment in order making the possible provide assistant there in for medical health other allied service। IFCI जो है अलाइड सर्विस कब से देने लगा मेडिकल से रिलेटेड, और इस सब के बारे में, सॉरी, इस सब के बारे में हमको बताया गया था कब? 1986 में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने पड़ेंगे। सीडबी वाज सेटअप ए सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। यह किस लिए किया गया था? छोटे बिजनेस जो होते हैं स्मॉल लेवल पे उनको देखने के लिए किया गया था, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया था, जो ऑप्शन ए में सही है। लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम अंडर विथ वन द फॉलोइंग। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट जब भी बात आएगा वह इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके लिए बात किया जाता है। तो ऑफ बैलेंस शीट टर्म में ला दिया जाएगा, ऑफ बैलेंस शीट में काम करेगा। यहाँ पे मैच करना है कि IFC कब आया था, सिडबी कब आया था, नाबार्ड कब आया था, एग्जिम बैंक कब आया था। तो हम लोगों को जैसे पता है नाबार्ड आया था कब? 1982 में, 1982 में आया था नाबार्ड। आपको पता है? नहीं पता है तो आज यहाँ पे आप कंफर्म हो जाइए, नाबार्ड आपका 1982 में आया था। वहीं एग्जिम बैंक जो आया था डी का तीसरा 1948, 1948 नहीं होगा भाई,
सबसे पहले सीडबी को देखिए, आईएफसीआई सबसे पुराना हो गया 1948 में, इसको आना चाहिए 1948 में। हाँ, यह आएगा यहाँ पे 1948 में आईएफसीआई, ठीक है। नाबार्ड हमको पता था, मिला दिए। और उसके बाद सीडबी आया था, सीडबी 1982 में आया था शायद। हाँ 1982, नहीं 1982 के तो लग गया है। सीडबी को 1990 लगाइए, 1990 में ही आया था 1990। सीडबी 1990 सही है, 1990 में ही आया था। इस तरह से एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन हम सही ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी डी डी, ऑप्शन डी, ये वाला सब सही हो जाएगा। इस तरह से आईएफसी जो आया था 1948 में आया था, सीडबी 1990 में आया था, नाबार्ड 1982 में आया था, एक्जिम बैंक 1981 में आया था। अब इसमें प्रश्न बड़ा देखने को लग रहा है, अब देखने पर आपको लगेगा बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन घबराने क्या बात नहीं है। इसमें छोटा सा एक यहाँ पर आप पकड़ लीजिएगा। IDBI ऑपरेट ए स्पेशल स्कीम फॉर सप्लीमेंटिंग द इक्विटी कंट्रीब्यूशन टू प्रोजेक्ट न्यू इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसको क्या कहा गया, तो सीड कैपिटल असिस्टेंट कहा गया। एकदम न्यू जो इंटरप्रेन्योर जो निकल रहा है कि स्पेशल, मैंने स्पेशल स्कीम उसके लिए प्रोजेक्ट के माध्यम से लाया गया था, वो सीड कैपिटल असिस्टेंट स्कीम के नाम से जाना गया था। इसमें बताना है कि यूटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये देखिए नॉट का है, इसको याद रखिएगा। नॉट यानी कि यूटीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यूटीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यूटीआई का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको एवरी वन चांस टू इनडायरेक्टली ओन, इन यहाँ पे इनडायरेक्टली ओन द शेयर सिक्योरिटी इज हाई, इस सही है, इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मैं चाहूँ जो बोलेंगे पीपल सेविंग द मेकिंग इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस नहीं था, यही सही, इसका आंसर यही सही हो जाएगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IRDA कब आया था, तो इसको बताना है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC आया था 1956 में, इसको मिला लीजिए। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी कुछ पहले चर्चा किया गया है एक्जिम बैंक से रिलेटेड, उसको देखिए। तो एक्जिम बैंक हमारा आया था 1981 में, 1981 मिला लीजिए 1981 में। अब यहाँ पे बी का दो देखिए, बी का दो एक ही जगह है, बी का दो, इस तरह से आपका सही हो जाएगा। डी का IB भी सही हो जाएगा। ए का एक यानी इंटरनेशनल ई आया था 1945 में। अच्छा, IBRD के बारे में बात कर रहा है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, 1945-44 में यह आया था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपका 1966 में आया था। देखिए यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आप ईयर को याद रखना, और एस्टेब्लिशिंग ईयर जो होता है, और नेम ऑफ बैंक ऑर्गेनाइजेशन का याद नाम, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 2017 में हम लोग आ गए, नवंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो IDBI जो है, IDBI कब आया था, 1964 में। ICICI कब आया था आपका, 1955 में। LIC कब आया था, 1956 में। सिडबी कब आया था, 1990 में। अब पहला का चौथा, इस तरह यहाँ पे आके जाइए, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म हेल्प्स बैंक इन स्ट्रेंथिंग दियर कैपिटल इशू। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हेल्प द बैंक इन सेंसनाइजिंग मोर लोन्स। दोनों में से बताने हैं हमें कि यह इसमें से कौन सा सही है। कहाँ गया, हम्म, एक मिनट थोड़ा पानी पीते हैं।
हाँ चलिए अब बनाते हैं। कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैपिटल बेस पे काम करना, आपको कितना कैपिटल रखना है कम से कम, उसके ऊपर बात किया है। यह नहीं कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। तो दूसरा इनकॉरेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकॉरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि वहीं इसके पहले सबसे पहला जो प्रश्न था या तीसरा था, यह पिछले आया था, वो उसी को एस्टेब्लिश ईयर बताना है। इसका 1964, 1964। और नेशनल इंश्योरेंस कब आया था? नेशनल इंश्योरेंस 1966 में आया था। नेशनल इंश्योरेंस, उसके बाद LIC है, LIC के बाद यहाँ पे किया गया है एजुकेशन 1988 शायद। अब फर्स्ट में लाइए ना IDBI को आप, जहाँ पे वहाँ पे IDBI दोनों पे नहीं है, 1988 है। कौन सा करें? असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो आपका हो जाएगा कन्वर्टिबलिंग रुपीज, या 1994 में आया था। सबसे लास्ट में तो यहीं आएगा 3, देखिए सबसे लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे सबसे लास्ट में आइए यहाँ, इस तरह से सही हो जाएगी। द फ्यूचर विल सी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट, यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, लेना देना है नहीं, लेकिन तब भी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। एक्सप्लेनेशन से लेना देना है, लेकिन एक अलग अपना समझाया हुआ है, आसानी से आप जान जाएंगे। लिखा है कि पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी पेपर करेंसी सबसे पहले कब आया था। तो पेपर करेंसी ऐसे इस ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1542, 1705, 1606 ऐसे आया था पेपर करेंसी हमारा 1861 में, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है। आप ऐसे याद रखेंगे 1861 में आएगा, इसको गूगल कर लीजिएगा। RWA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिस्क वेटेड एसेट होता है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं। Which of the following are the norms of e-banking? Select the correct। अब देखिए ई बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं, पिछले बार भी और कितने क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। ई बैंकिंग में हमारा क्या होता है कि इंटरनेट बैंकिंग आपका आ जाएगा, टेलीफोन बैंकिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्जन, हाँ उसके लिए ऑफलाइन जो चेक होता है उसको अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट आ जाएगा। आर टी जी एस डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र होता है। ये सभी के सभी आपका ई बैंकिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी सही कीजिए। अब आ जाते हैं, लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब देखिए फॉल्स बताने हैं, यहाँ पे देखिए फॉल्स बताने हैं। फॉल्स बताने के लिए इसको एक एक करके पढ़ने होंगे, क्योंकि ट्रू बताना है नहीं, फॉल्स बताना है। RBI प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखिए क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी जो होती है ये आपका अलग होती है। ऑल वेंचर कैपिटल फंड एंड हैव बीन प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल वेंचर लगा के गलत कर दिया है, ये भी नहीं होगा। म्यूचुअल फंड एंड ऑपरेट द वेंचर कैपिटल फंड, यह सही हो जाएगा, म्यूचुअल फंड हो गया स्पेशल। क्रेडिट रेटिंग एंड ऑथोराइज्ड ग्रांटी रिगार्डिंग विद क्रेडिट पुलिस बैक, ये भी गलत है, गलत है, यानी बी सही हो, हाँ A B D गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इस तरह से हम पहुंच गए 2018 में। वाह, शुरू किए थे 2012 से, अभी आ गए 18 में। अब चलेंगे 18 को सोल्व करेंगे, 19, 20, 21 सोल्व करते हुए 24 तक आएंगे, तब जाके हमारा यह वीडियो कंप्लीट होगा पूर्ण रूप से। तब तक के लिए
हम प्रश्न को बनाते हैं, समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी बताया गया कि नॉट द फंक्शन ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड का फंक्शन कौन सा इसमें से नहीं है। तो नाबार्ड का हमारा जो फंक्शन है उसको जान लेते हैं। जब हम नाबार्ड का फंक्शन जान लेंगे तो नॉट अपने आप कट जाएगा। तो नाबार्ड जो हमारा फंक्शन है वह स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के लिए कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों साइड में जो भी होता है उसके लिए काम करता है। ठीक है। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ भी कोऑपरेटिव बैंक आ गया, आरआरबी आ गया, सब में नाबार्ड आ जाएगा आपका। प्रमोट रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द अर्बन, अर्बन आ गया, काट दीजिए, इसी यही है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। Which on the following financial institution coordinate the function and operations of all the financial institution into a single integrated financial structure so that each money contribute to the growth the economy। अब इसमें बताना है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कोऑर्डिनेट करता है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो सिंगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आप आईडीबीआई को बहुत देर से सुन रहे हैं, तो यही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, जो स्पेशल ऑपरेशन अपना फंक्शन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब में। आइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंस्ट्रक्टेड with the management of the public debt and issue new loan and treasury bill on the behalf of the central and state bank। पहला तो आपको सही लग जाएगा। द गवर्नमेंट गवर्नर एंड ड्यूटी गवर्नर्स रिजर्व बैंक इन इंडिया अपॉइंटमेंट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ भाई, दोनों का दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन से कोई लेना नहीं देना है, दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ स्ट्रैपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी। तो लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी का स्ट्रैपिंग कब होता है? जब डीमोनेटाइजेशन होता है, जब नोटबंदी आती है तब। फिर यहाँ पे आपको बता दिया है कि नोट फंक्शन बताना है किसका? यूटीआई का। यूटीआई का जब फंक्शन हम सीधा जानते हैं कि अगर उसका नोट पूछ रहा है तो यस क्या होता है उसको आप जान लेंगे, बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो यूटीआई जो होता है कि मोबिलाइज करता है सेविंग को, कि लोग सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और एक चैनल के थ्रू सेविंग को बढ़ावा देने का काम करता है। और एवरी जो व्यक्ति होता है, एवरी जो पर्सन होता है, वो सिक्योरिटी और शेयर मार्केट में अपना इनडायरेक्टली तरह से पैसा लगा के अपना चांस आजमा सकता है, पैसा को बढ़ा सकता है। और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस एनएचबी का काम है, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक का काम है। यहाँ पे लिख रहा है हाउसिंग फाइनेंस इट्स मेंबर, यही इसका नोट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। आईएफसी के संदर्भ में बताना है आईएफसीआई का क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसको बताना है। तो आईएफसी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो होता है उसको बढ़ावा देना है, और बैंकिंग से जो भी फाइनेंस होगा उसको कैपिटल मार्केट में लगाने और काम कराने से संबंधित है। फाइनेंशियल, वो भी किसके लिए? गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंडस्ट्रियल टेकिंग, पार्टिकुलरली जो सर है उसी के लिए। पार्टिकुलरली मतलब यहाँ पे ये समझने वाला चीज़ है कि आईएफसीआई जो आपका है ये स्पेशल काम करता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग असिस्टेंट के लिए, जो प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, ऑप्शन डी में ये चीज़ सभी सुनने को देखने को मिल जाएगा। आगे 2018 में आपको दिसंबर के क्वेश्चन में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि फंड बेस्ड बैंकिंग जो होता है बिजनेस के लिए वह इसमें से नहीं है। तो वह आपका हो जाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ पे ऑप्शन 1 में ही दिया है।
एनपीए, एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर के बारे में बताना है। तो एनपीए जो आप जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो 90 दिनों से ज़्यादा का हो जाता है और लोन पे नहीं करता है या उसका जो भी इंटरेस्ट पे नहीं करता वो हो जाता है एनपीए। एनपीए यहाँ से खींच के लाइए, यहाँ एनपीए। तो ए का 3, देखिए यहाँ पे ए का 3 3 3 3 सब में दिया है। एसएलआर यानी कि कुछ ऐसा सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लेना बैंक के द्वारा, उसके बाद लोन प्रोवाइड करना। रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक को देता है आरबीआई, उसी के रेट पे, तो यहाँ पे 2। सी का 2 मिलाइए, सी का 2 यहाँ पे है, बस इसी से आपका आंसर सही हो जाएगा। सीआरआर ये सब आप पढ़ के मिला लीजिएगा। स्कीमिंग ई बैंकिंग मेथड, इसका प्रश्न पहले भी आया हुआ था जिसको हम सॉल्व किए थे। वहाँ पे यही होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है, जो भी आपके पास कार्ड होता है उसका इन्फॉर्मेशन वह स्कैन कर लेता है जो फ्रॉडर होता है। बोल रहा है कि व्हेन आरबीआई सी आर आरबीआई रिड्यूस सी आर इट्स रिजल्ट, अगर सी आर आर को घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो जो लोन देने की जो क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज बढ़ जाएगी। आइए यहाँ पे सही हो गया। बैंकिंग ऑर्ड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई इफेक्ट ऑन। तो बैंकिंग लोकपाल जो आया था स्कीम, वह बैंकिंग लोकपाल योजना जो आया था, यह आया था आपके 2005 में। नहीं नहीं, 2005 वाला दूसरा था, 1995 में आया था। 2005 वाला कुछ और था, 1995 में आया था यहाँ पे। और इस योजना का, यह स्कीम का यह ऑब्जेक्टिव था कि जो सिंपल व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, जो ग्रामीण, जो गांव गांव से ही आते हैं और बैंक से उनको जो भी शिकायत है, जो भी उनके पास प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाए। बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक में जो एनपीए होता है उसको 3 अलग अलग वर्ड में किया जाता है। सब एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। यहाँ पे हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन तो नंबर है नहीं। व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो आरबीआई का फंक्शन बैंक इशू करना नोट, ये भी है। कस्टोडियम के रूप में काम करना, ये भी है। कंट्रोल क्रेडिट करना है। डिपॉजिट तो ये बैंक का काम होता है, यही नहीं होगा आपका, उसको सही हो जाएगा। जून 2019 का क्वेश्चन है। आ गए 19 पे। हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ए इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजन बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड custodian of foreign exchange. Reserve Bank of India enjoy the requisite expertise of FEMA administration। तो यहाँ पे बात किया गया है फेमा के बारे में। फेमा आप सभी जानते हैं कि यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और यह जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके रूप में काम करता है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फेमा आरबीआई के द्वारा इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी है। पहला आपका सही है। वहीं उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है दूसरा में, तो दोनों हमारा सही हो जाएगा, बोथ। न्यू रिफॉर्म इन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड, यानी न्यू रिफॉर्म जो हुए हैं बैंकिंग में उसमें इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड हैं, तो डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, बैंक कंसोलिडेशन, बोरोइंग एंड गवर्नमेंट एजेंसी वर्क। तो 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे से सी और डी को हटा दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारा बैंक मिलके एक हो गया है, कंसोलिडेट हो गया है। और डिजिटाइजेशन तो हर बैंक में बढ़ा हुआ है ई बैंकिंग के रूप में काम करने के लिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब बात किया जा रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो किस कमेटी से आया था। तो यह कमेटी, बहुत सारे कमेटी हैं, इसमें से आपको देखने होंगे हर कमेटी का अपना अपना कुछ लेके आया था रिलेटेड अपने कमेटी से। तो उसी में से एन.के. मित्रा जो कमेटी था वो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के रूप में बात करने के लिए आया था। व्हिच एमंग द फॉलोइंग नॉट
इंक्लूड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं रखा जाता है। क्या? चेक है, प्रोमिसरी नोट है, डिमांड ड्राफ्ट है, म्यूचुअल फंड है। तो एक बार इसको देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड जोड़ दिया है और प्रोमिसरी नोट जोड़ दिया है, दो जोड़ दिया है। तो इसको होल्ड कीजिए, आगे हम इसको देख लेंगे। करेंसी स्वैप का एक इजी मेथड में, करेंसी स्वैप मेथड क्या है? तो रिस्क को हेज करने के लिए जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, जिससे रुपया का जो भाव मतलब वैल्यू होता है घटता बढ़ता है। तो उसी को हेज करने के लिए, उसी रिस्क को रोकने के लिए करेंसी स्वैप मेथड का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम? तो आपका पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है आरटीजीएस, नेफ्ट, एसी यही होगा सही भाई। ये वाला तो चेक बैंक, ये सब बैंक में आ गए ऑफलाइन। सीडबी सेटअप एज सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई, यह किस लिए किया गया था? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंसिंग। जो स्मॉल बैंक, स्मॉल बिजनेस हैं उनको फाइनेंस करने के लिए आईडीबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था सीडबी को। 2019 के दिसंबर के क्वेश्चन में हम आ गए हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन कैन बी क्लासीफाई। तो एनबीएफसी को क्लासीफाई किया जाता है कौन कौन से बैंकिंग में, इसको हमें बताना है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट। नॉन बैंकिंग 2019, हाँ चलिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन बी क्लासीफाई। तो नॉन बैंकिंग जो क्लासीफाई किया जाता है या एसेट फाइनेंस कंपनी के लिए, जैसे आप कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे आपको एजेंट मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंस कराने के लिए बोलेंगे, वो तो एसेट फाइनेंस कंपनी के रूप में काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम करते हैं और लोन के लिए करते हैं ही में, बस फॉरेन ट्रेड के लिए नहीं करते हैं। तो यानी ए बी सी सही हो जाएगा। 14 डेज इंटरमीडिएट टी बिल वेयर ब्रॉट इन इफेक्ट 1996 से 97 आफ्टर एबुलेशन ऑन द विच द फॉलोइंग। अब इसको हम देख लेंगे। तो 91 दिन यानी 91 दिन टी बिल यानी ट्रेजरी बिल से रखा गया है। विच आर द पार्टी टू ए चेक, यानी कि पार्टी जो होता है वो चेक पे कौन कौन चीज़ वहाँ पे चेक के ऊपर दिया गया रहता है पार्टी को। तो सबसे पहला ड्रॉअर जो होता है, एक ड्रॉअर होता है, एक एक्सेप्टर होगा, नहीं एक्सेप्टर नहीं होता है, पे ही होता है, और होल्डर होता है जो लेके जाएगा, जिसका साइन रहेगा, जिसको दिया जाता है। चलिए ए बी डी हो जाएगा यहाँ पे। याद रखिएगा एक चेक में कौन कौन से पार्टी को इन्वॉल्व करके रखा जाता है। तो ड्रॉअर को रखा जाता है, पेई को रखा जाता है और होल्डर को रखा जाता है, एक्सेप्टर को नहीं रखा जाता है। चूज इनडायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि स्टेटमेंट को इनकरेक्ट जो है उनको चूज करने हैं, उनको देखिए। तो आपका 28 दिन वाला इंट्रोड्यूस जो हुआ था ट्रेजरी बिल, वह 1998 में हुआ था, सही है। 364 डेज वाला जो ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 92 में हुआ था, ठीक है। 182 वाला 1986 में। 73 वाला शायद ये अभी तक आया है कि या नहीं, यह गलत है, एक बार इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये सभी चीज़ों में हम कन्फर्म हैं, इन सभी चीज़ों में कन्फर्म। अब कमेटी से फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए कमेटी कितना इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। आप भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप कमेटी जरूर से ज़रूर देख के जाइएगा। जितने सारी कमेटी है इन कमेटी को देख के जाइएगा, जिससे आपको प्रश्न बनेंगे। और आप कमेटी को देख के जाइएगा तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो आप वहाँ पे सही कर सकते हैं। और अब पहला कमेटी जो है आई भी रेडी कमेटी। आई भी रेडी कमेटी किससे संबंधित है?
तो वाई भी रेड्डी जो कमिटी था वो स्मॉल, जो छोटे छोटे गांव में लोग होते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं, उन लोगों को सेविंग के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में बताया गया था। तो यह कमिटी जो था वाई बी रेड्डी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्मॉल सेविंग के बारे में। राशिद जिलानी कमेटी जो था, यह था कि जो लोग भी कैश एक जगह पे रखे हुए हैं और उसको क्रेडिट करके हैं और उसके बाद को जो मेथड को अपनाते हैं लेंड करने के लिए, यानी ब्याज बोल रहे हैं कि लोन को देने के लिए जिस पैलेस का उपयोग करते हैं, वह कैश क्रेडिट सिस्टम को देखते हुए किया जाना चाहिए। तो राशि जलानी आपका यहाँ से हो जाएगा। वहीं केलकर, एस एम केलकर कमेटी, आप काफ़ी फेमस कमेटी है यह, जो आपको ग्रामीण बैंक जो आप देखते हैं रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक, यह केलकर कमेटी, एस एम केलकर कमेटी का ही दिया हुआ है। वाई टी वाज कमेटी, ऑप्शन डी जो है यह आपका वर्किंग कैपिटल लेंडिंग बैंक से रिलेटेड है। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे आप सबको मिलाइएगा तो सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेशनल बैंकिंग की, जिसमें हाउसिंग बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक जो कब आया था, 1987 में आया था। और यह होली ओन्ड सब्सिडी ऑन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी होली पूर्ण रूप से किसका यह हो गया, सब्सिडी था और बाद में किसका यह हो गया पूरा का पूरा। तो यह जो बैंक था, बैंक जो था यह रिजर्व बैंक का तो है, एनएचबी, हाँ रिजर्व बैंक का ही है। आप रिजर्व बैंक का जब सब्सिडी देखेंगे तो अब पता चल जाएगा। बाद में यह क्या हुआ, फुली ओन्ड हो गया सब्सिडरी आरबीआई में, एनएचबी। अधिकतर 1987 लिखा है, 1988 अधिकतर देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आरबीआई जो है हमारे देश के लिए तो काम करता ही है, बल्कि यह बर्मा के लिए भी काम करता है। बर्मा के लिए काम करता था टिल 1947 तक। फिर चार्ज में लगाने होंगे, लैपटॉप को दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है। 1 मिनट लैपटॉप को चार्ज में लगा दें, नहीं तो ऑफ हो जाने पर प्रॉब्लम होने लगेगा। 1 मिनट वेट। हम्म चलिए, बर्मा के लिए काम करता थे, हम सभी को पता होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए काम किया है, कब तक, जून 1948 तक। और अपना किया तो कमर्शियल पूर्ण रूप से 1935 में ही किया था। तो बांग्लादेश के लिए कभी काम नहीं किया है, 1975 सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, यानी कि फेमा को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फेमा को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यह होता है, देखिए जितना भी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया करेंसी ड्राफ्ट, यानी इंडिया से बाहर जो भी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन में काम किया जाता है मनी से रिलेटेड, सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर इंडिया का आदमी है और आउट ऑफ इंडिया है और उसको आउट ऑफ फॉरेन करेंसी को काम कराना है, तो फिर फेमा क्यों काम करेगा, वहाँ का वहाँ कर काम करेगा, यहाँ आना है नहीं, यहाँ कुछ काम लेके आइएगा। जब इंडिया में आइएगा तो काम करेंगे, आउटसाइड ऑफ इंडिया है और फॉरेन करेंसी का काम कराना है तो वहीं पे कराइए। यहाँ आना जाना अगर है तो फॉरेन से काम हो सकता है, फॉरेन एक्स, तो जो वहाँ पे फेमा आ जाएगा। अब आ गया यहाँ पे फिर आपका वहीं एनएचबी, अभी बात किए थे कि 1988 में या 87 भी कहीं कहीं लिखा रहता, अभी लिखा हुआ था। एक्सिम बैंक 1981, यूटीआई 1948, नाबार्ड 1982। आपको क्या करना है, यहाँ पे असेंडिंग में सजाना है। सबसे पहले कौन आया देखिए, तो यूटीआई आया, डी पहले आया। सबसे लास्ट में कौन आया, सबसे लास्ट में आया आपका ये। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डी यहाँ पे दिया है, डी यहाँ पे दिया है, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे। अब इसमें देखिए 1948 के बाद में कौन आया,
तो 1948 के बाद में जो आया 1981 में आया तो वो हो जाएगा बी, यानी बी। उसके बाद सी आया नाबार्ड, तो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज स्टार्टेड फर्स्ट बाई द वन ऑफ दी, मैंने इंडिया में सबसे पहले जो इंश्योरेंस का बिजनेस जो स्टार्ट किया गया था वह किन के द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था यूरोपियन है, यूरोपियन के द्वारा किया गया था। इसको टिक लगाइए, यूरोपियंस के द्वारा किया गया था। चलिए 2020 तक हम पहुंच गए, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते करते आ गए हम 2020 में। 2020 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो बोरोइंग का बात आ गया तो ऑटोमेटिक आपका लॉन्ग टर्म के रूप में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो जाएगा यहाँ पे बी। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट अभी बात किए थे कि जो आरबीआई होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए किसको देती है? कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गो टू मर्ज देयर सब्सिडी, यानी कि कौन सा ऐसा सब्सिडी है जो मर्ज हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक साथ मर्ज हो गया? तो सीडबी और आईडीबीआई नहीं, ग्लोबल बैंक, हाँ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और आईडीबीआई, यह दोनों ऐसा था कि दोनों एक साथ मर्ज हो गया ई और ये। तो डी कहीं दिया है, डी ई सी डी ना सी डी आईडीबीआई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। सॉरी इसको देखना होगा यार, होल्ड कीजिए, इसको देखना होगा। आईएमपीएस के बारे में बात किया गया है, तो आईएमपीएस समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको बता देना है हम लोग को। तो आईएमपीएस जो होता है यह होता है इमीडिएट, यहाँ पर लिखा भी होगा, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट होता है, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सर्विस होता है। और यह जो होता है कम से कम 1 रुपया से आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है, कम से कम 1 रुपया से जितना आपको भेजना है उतना आप भेज सकते हैं। और इसमें जो टाइम है इसके पास नहीं, 1 रुपया से लेके आप 2 लाख तक भेज सकते हैं। और रियल टाइम सेटलमेंट होता है, यानी कि अभी यहाँ आप भेजे और वहाँ पहुँच गया। यह 365 दिन और 24 घंटा 7 दिन आपके सेवा में उपलब्ध होता है, ठीक है। और सबसे पहला चीज़, मेन चीज़ इसमें क्या होता है कि आपको 1 रुपया से 2 लाख तक याद रखना होता है। इसके बारे में और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले हटा दें, इसको हम हटा दें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ बात कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन से फंक्शन जो है इसमें आईएमपीएस के है। आईएमपीएस के बारे में तो थोड़ा बहुत हम जान लिए। तो सबसे पहला, इंश्योर बैंक कस्टमर यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट चैनल असेंडिंग देयर, 24 घंटा 7 दिन हम बताए थे, 365 दिन सालों भर चलता है। बैंकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट द मोबाइल नंबर बेनिफिशियरी, ये भी सही है। सी, बिल्ड द इंफॉर्मेशन द फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज, देता है, ये भी सही है। और क्रिएट कॉम्बिनेशन विथ, देखिए यह अलग चीज़ है और यह अलग चीज़ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ए। एनबीएफसी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। एनबीएफसी के बारे में थोड़ी देर पहले भी हम बात किए हुए थे दूसरे प्रश्न में, और यहाँ भी उसी से संबंधित है कि रिगार्ड क्या इसमें सही है। तो ऑल एनबीसीआई जो होता है आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, सही है, कहाँ गया, सही है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डीडी, सही, ये भी सही है। एनबीएफसी जो होता है डीडी नहीं देता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है। एनबीएफसी डू नॉट
फॉर्म पार्ट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन इट सेल्फ। यानी कि जो आपका एनबीएफसी जो होता है वो डिमांड ड्राफ्ट ये सब इशू नहीं करता है, चेक इशू नहीं करता है। ये भी सही है, ऑप्शन सी। और डिपोजिट ऑप्शन डी में दिया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन डू नॉट, इंश्योरेंस भी नहीं देता है। इस तरह से हमारा चारों ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। और 2020 के जून का प्रश्न हम यहाँ पे बना रहे हैं, शिफ्ट 2 में जो आया था, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग। स्कीमिंग ई बैंकिंग का होता है जो भी फ्रॉडर होता है आपकी इंफॉर्मेशन को स्कैन कर लेता है बार बार, या हम इस बता रहे हैं। रिजर्व रेपो रेट इज ए टूल यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरी टू। यानी कि रिजर्व बैंक जो है रेपो रेट को टूल को यूज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी। देखिए, एक आपका हो गया कि इंजेक्ट लिक्विडिटी। इंजेक्ट लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि ये भी आपको काम करता है कब, जब आप कोई नीलामी करते हैं, कोई भी बैंक नीलामी करती है और उस नीलामी से रुपया जो मिलता है उसको डे टू डे लिक्विडिटी को में अपना सोल्व करने के लिए रखते हैं। ये हो गया। एन एब्जॉर्ब जो यहाँ पे होगा यही इसका ऑप्शन सही होगा, जो इंडिया बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरी यूज करता है वो अनअब्जॉर्ब लिक्विडिटी का यूज करता है। आप देख लीजिएगा, इसके बारे में और डिटेल देखना होगा तो, क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है, प्रश्न बहुत सारे हैं तो सभी को देखते हुए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, जो रिक्वायर्ड टू टेक कंसिडरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब बेसल नॉर्म्स होगा और उसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की जाएगी तो 3 तरह के उसमें आपको चीज़ मिलते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क जिसको फाइनेंशियल रिस्क भी बोलते हैं, ऑपरेशन रिस्क, यह तीनों इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई ऑन द फ्लोइंग द देयर म्यूचुअली रिफोर्सिंग पिलर बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन आर बेस्ड। यानी कि जो आपका बेसल के 3 है उसका कैपिटल रेगुलेशन किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है। तो आप मिनिमम कैपिटल के बारे में भी पढ़े होंगे या जानते हैं, बेसल जो की बात जब आती है उसको, और सुपरवाइजरी रिव्यू के बारे में और क्रेडिट रिस्क के बारे में, मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में भी जानते हैं। लेकिन इसमें जो क्रेडिट रिस्क जो है इसको हटा के आप सुपरवाइजरी वाला में डाल दिया जाता है उस समझने के लिए। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, हटा के इसको केवल बी को रखिए, ए बी डी आपका इसे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग की। तो यह क्वेश्चन जो है एक बार पहले आ चुका है, फिर पूछा गया है, तो इसको लेके चले आइए। यहाँ पे जो रिलेशनशिप विथ कस्टमर के बारे में लिखा गया, मर्चेंट बैंकिंग जो है उसको आप लेके चले आएंगे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कैपिटल इशू में। हुंडी जो होता है उसको इंजीनियस बैंक के लिए यूज किया जाता है, हुंडी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, डीलिंग विथ हिंदी। डेवलपमेंट बैंक जो होता है छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर इस सबको डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यह काम करता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा, एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन जो सही होगा उसको हम देख लेते हैं। और आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो इसको सभी को हम हटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर पीडीएफ को आपको देते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें असर्शन दिया हुआ है क्रेडिट फॉलो एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर हैव इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रेजुअली रिलैक्स्ड वेरियस कंट्रोल इन क्रेडिट मार्केट। तो यहाँ पे जो कहा गया है प्रश्न में कि जो क्रेडिट फ्लो है एग्रीकल्चर और एसएमई सेक्टर का इंक्रीज हुआ है कुछ सालों में,
तो ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रेजुअली वेरियस कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मार्केट, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का अलग अलग है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है। 2021 का प्रश्न है, जून और साइकिल में हुआ था जिस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, उस समय का प्रश्न है, उसको हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। तो बेसल वन में जब आया था तो उसमें बताया गया था कि जो फिक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल जो होगा ना, वो 8% होगा टोटल रिस्क वेटेड एसेट का। अब वहीं आगे देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड जो है उनको सही करना है। तो मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू द कैश रिजर्व, यानी CRR SLR से सही यहाँ पर दिया हुआ है, इसी के थ्रू होता है। तो आप इसको सही कीजिए, आगे बढ़िए, टाइम कम है। NBFC के बारे में बात हम किए हुए थे, तो बता रहा है कि मनी मार्केट से रिलेटेड इसमें NBFC भी दिया हुआ, मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बोला गया है। तो मनी मार्केट से रिलेटेड जो है इसमें बात करना है, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू सेल यूनिट टू कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल, कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल ये वाला आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो प्रोमिसरी नोट से है, प्रोमिसरी नोट से आपको इसमें लगेगा सभी ऑप्शन सही है। कोई से जब एक इंसान तो दूसरे इंसान से पैसा लेता है तो उसको प्रोमिस करता है, तो प्रोमिस हटा के आपको एक्नॉलेजमेंट देना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, देने के लिए पैसा हम आपको देंगे इतने टाइम में, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स के बारे में, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, फॉल्स, फॉल्स बताना है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स मतलब कि ऑनलाइन जो डिजिटल बैंकिंग जो है उससे रिलेटेड बातें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, यह फॉल्स हो जाएगा। विजुअल रिकोनाइजेशन, ये भी अभी नहीं है। नो रिस्क, रिस्क तो है भाई, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। मेथड ऑफ पेमेंट, नो मैनेज रिस्क थेफ्ट, तो ये सभी है और ये दोनों नहीं है, तो ए और बी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द डिफेक्ट इंडियन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट के बारे में बात करना है, क्या क्या उसमें खामियां है। तो सबसे पहला जो खामियां है इसमें, डिक्टोनमी इन इंडियन मनी मार्केट है, यानी कि हमेशा एक ही पर नहीं रहता है, दो टूलिज में है। कैपिटल मनी मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, तो यहाँ पर डुअलिज में का बात आ जाता है, तो पहला तो ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा डाइवर्सन, अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो यह हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा हमारा मनी मार्केट का। चलिए इसको ऑप्शन 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 फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा, एक मिनट, कहाँ गया, इसको हटा दें, आपको समझ में नहीं आएगा कि बीम लगाएं कि सीम लगाएं, फिर से यहाँ पे अरे यार इसको कट करो, इसको सही करो। चलो आ गए हम सेबी के बारे में बात कर लें। सेबी के बारे में बात कर लें तो इसमें पीयर अप्रूवल ऑफ सेबी मेंटेन ऑफ द स्पेशल, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिए। जितना सारे प्रश्न आपका होल्ड हैं सभी को हम लेके आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। बेसल 2 में बात किया गया है, किसके बारे में हमें बताना है, कंसीडर रिक्वायरमेंट जो बात किया गया, तो बेसल 2 में बात किया गया है, वो क्रेडिट रिस्क के बारे में भी बात किया गया है, मार्केट रिस्क के बारे में बात किया गया, ऑपरेशनल रिस्क के बारे में, जिसको फाइनेंशियल रिस्क भी बोलते हैं, 3 गो रिस्क के बारे में भी बात किया गया है। करेक्टर ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताना है, और उसमें वो करेक्टर बताना जो नॉट है, यानी कि जो नहीं है, उसके बारे में बात करना है। तो डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में बात करना है, यही नहीं है और सब है। फॉल्स बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट को पढ़ने पर हमको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो सही है।
तो कैपिटल मार्केट के बारे में दिया गया है कि मार्केट मीडियम लॉन्ग टर्म फंड। चलिए ये तो सही होता है। GDR इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द यूएस बैंक, इसके बारे में रुकते हैं। मेनली पब्लिक लिस्टेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक, ये भी सही है। सिक्योरिटी डेट आर लिस्टेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सही है। लिस्टेड यहीं गलत है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। NBFC नॉट सर्विस, NBFC नॉट सर्विस, NBFC जो सर्विस नहीं देता है उसके बारे में। इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन के बारे में नहीं है। यह प्रश्न है इंटरनेशनल बैंक से, इसको होल्ड कीजिए, अगले वीडियो में देखेंगे इसको। ये भी NH से रिलेटेड बात है। 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़े ही देर में, जल्द ही। तब तक के लिए थोड़ा सा आप भी आराम कीजिए, फिर 10 मिनट में हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के माध्यम से। आप